अर्पण जी और मेरे आभासी श्रोताओं, सबको मेरा नमस्कार है। इसके माध्यम से आज एक अपने बहुत पुराने और आदरणीय मित्र मन्नू जी के कथा साहित्य पर आप लोगों के बीच में कुछ कहने का अवसर मिला है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ। यह अर्पण जी ने यह अवसर मुझे सुलभ कराया, उनके लिए धन्यवाद। वो एक जो जन जन पुस्तकालय चला रहे हैं, उसके लिए भी मेरा उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जब प्रकाशित हुआ था उपन्यास महाभोज, उसके पहले मन्नू जी का उपन्यास आपका बंटी प्रकाशित होकर बहुचर्चित हो चुका था, प्रशंसित हो चुका था। उसके बाद उनका ये उपन्यास आया महाभोज। ये भी इसकी भी बहुत चर्चा हुई और मन्नू जी के कुछ अतिरिक्त प्रशंसक मित्रों ने जो कहानी भी लिखते थे और आलोचना भी, उन लोगों ने ये कहा था कि मन्नू जी ने शिखरों से शिखर की यात्रा की है। यानी एक अंतरलोक है, मनुष्य का निजी अंतरलोक, उसके भीतर एक कहानी है, बड़ी पीड़ाप्रद, यातनाप्रद। उसकी कहानी उन्होंने अपने उपन्यास आपका बंटी में कह दी थी। और उसके बाद अब वो एक ऐतिहासिक यथार्थ और जिसमें राजनीति, समाज और उसके छल प्रपंच विद्यमान होते हैं, उसकी कहानी उन्होंने महाभोज में कही है। उस महाभोज में सबसे बड़ी बात एक यह थी कि उसमें बड़े नाटकीय, यानी नाटक के दृश्य हैं और इसीलिए उसका नाटकीय दृश्यालेख भी हुआ, उसका मंचन भी हुआ, लोगों ने उसको सराहा। लेकिन जिस समय ये कहा गया था कि मन्नू जी ने शिखर से शिखर की यात्रा की है, तो मुझे बहुत हंसी आई थी मन ही में। आज भी आती है। इसलिए आती है कि शिखर से शिखर की यात्रा, बंदर कूद, ये चिंतन और साहित्य के क्षेत्र में नहीं होती, और अगर होती है तो होनी नहीं चाहिए। तो उसमें परस्पर एक संबद्धता होती है, एक प्रक्रिया होती है, और उसमें अगर टूट भी हो संबद्धता में, तो वो टूट भी किसी खास जीवन के कारण से हुआ करती है। इसलिए सभी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। लेकिन जब शिखर से शिखर की यात्रा होने लगेगी तो जुमला बचेगा, और जुमला का अर्थ मुझे अभी हाल ही में समझ में आया। अभी हाल में कई जगहों से, अभी एक उदाहरण आपको दे दूं कि JNU और जामिया मिलिया के छात्रों को जो जमानत मिली हाई कोर्ट से, तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि पुलिस ने बिना किसी विश्लेषण के तथ्यों को सही मान लिया। तो समझ में आता है कि अगर कोई तथ्य
बिना विश्लेषण के स्वीकार कर लिया जाए तो वो उसमें जुमलेबाजी होती है और उसमें अनर्थ भी हो सकता है। ये जुमलेबाजी मुझे दूधनाथ सिंह के एक उपन्यास में जो उनका उपन्यास है, आखिरी कलाम, उसमें उन्होंने लिखा है कि उनके उपन्यास के ये शब्द हैं कि भाषा कितनी अविश्वसनीय हो गई है, कहती संस्कृति है, करती हिंसा है, सारी जनता के कल्याण की कथा कहती है, लेकिन उसे जुमले मानकर सार्थक को निरर्थक बना देने में उसकी जुबान नहीं कांपती। इसलिए जुमलेबाजी बड़ी हिंसक हो चली है। वह केवल भ्रम ही नहीं पैदा करती, वह हिंसा करती है। इसलिए बड़ी खतरनाक चीज़ है। उस समय जब उनके मित्रों ने ये जुमलेबाजी की थी तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे सामाजिक प्रक्रिया के भीतर चीज़ें अपना अर्थ ग्रहण करती चलती हैं। बहरहाल इस तरह की एक जुमलेबाजी की और कहानी कर दूँ। छायावादी कविता के बारे में कहा जाता था कि इसमें आत्मा और परमात्मा के प्रेम की कहानी है। जांच नहीं किया गया कि ये जो आत्मा है, यानी भीतरी अंतर्लोक मनुष्य का, व्यक्तिता जो उसकी है एक पैदा हो रही है, वो किसी सामाजिक कारण से पैदा होती है और जो ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के दबाव से बनती है, विकसित होती है और टूटती भी है। तो ये अंतरलोक, ये जो एक अंतरलोक पैदा होता है, वह अंतरलोक कोई स्थिर चीज नहीं है। वह सामाजिक स्थिति के परिवर्तन से बनता बिगड़ता रहता है, लेकिन बिना इसकी कोई जांच परख किए हुए आत्मा परमात्मा की बात कह दी गई थी। जबकि जबकि कोई भी कवि छायावाद का साधक नहीं था, ईश्वर की साधना करने वाला नहीं था। कि ईश्वर की साधना करने वाला नहीं था तो परमात्मा के प्रति प्रेम कैसा होगा उसका? तो कबीर होते तो हंसते ही उस पर। तो इस तरह से जो जुमलेबाजी होती है, बिना जांच के जो बातें कह दी जाती हैं आलोचना में भी और कहीं भी किसी प्रकार के जीवन में, वो उससे बहुत भ्रम पैदा होता है। तो मेरे सामने ये एक पहली समस्या थी कि मैं आखिर मन्नू जी के इन दोनों उपन्यासों को किस तरह से समझूं कि मुझे ये दिखाई पड़ जाए कि निजी अंतरलोक से वे कूद कर ऐतिहासिक यथार्थ की ओर नहीं गई, बल्कि वो जो निजी अंतरलोक था, वह निजी अंतरलोक किसी सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में समाज में घटित हो रहा था और उसको बड़ी सूक्ष्मता से स्वाधीनता के बाद के जो महत्वपूर्ण नई कहानी के लेखक हैं, नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए लोग, नई कविता के आंदोलन से जुड़े हुए लोग, वे उस अंतरलोक को समझ रहे थे कि ये किस तरह से बन रहा है। वो परिवर्तित होता हुआ आत्म है। आत्म की चर्चा वो भी करते हैं, नई कवितावादी भी करते हैं। और ये बहुत कुछ जो कहानी लिखने वाले निर्मल जी जैसे लोग हैं, वे भी आत्म की चर्चा करते हैं। लेकिन यह आत्म एक अंतर्ग्रथित सामाजिक और ऐतिहासिक प्रक्रिया में एक अंतर्गठित मानसिकता है, उसका संघनित रूप है और जो गतिशील होता रहता है, जो बराबर बदलता है, विकसित होता चलता है। तो
ये जो नई कहानी आंदोलन, नई कविता का आंदोलन था, उसने इस नए आत्म की खोज की थी जो सामाजिक प्रक्रिया के भीतर से पैदा हो रहा था। मैं इसको समझने के, जिसका इन सारी चीज़ों का विरोध, जिस ऐतिहासिक सामाजिक यथार्थ का विरोध जो अगेय जी ने किया, मैं उन्हीं की एक कहानी से कुछ बात कहना चाहता हूँ। उनकी 21 साल की उम्र में लिखी हुई कहानी रोज या गैंग्रीन। उस कहानी में आप देखिए कि किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। ये उस कहानी में मालती है और लेखक है। लेखक खुद पात्र के रूप में है, नाम नहीं उसका, और महेश्वर है जो मालती का पति है। तो मालती लेखक के साथ पढ़ी हुई है, इसलिए उसके साथ खेलना कूदना, तरह तरह से उसके उसके संबंधों का संघात लेखक के मन पर है। और वो ये कहते तो जरूर हैं, लेकिन बिला वो एक विशेष संघात है। मालती मेरी दूर की रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है। हम बचपन से इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े हैं, इकट्ठे पीटे हैं। हमारी पढ़ाई भी बहुत इकट्ठी होती रही है और हमारे व्यवहार में सदा सख्य और स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटे पद के बंधनों में नहीं बंधा। मालती उनके रिश्ते में दूर की बहन जरूर है, लेकिन यहाँ इस रिश्ते का अतिक्रमण है। इस है भी और नहीं भी है। इसमें स्वेच्छा है, स्वच्छंदता है और कोई छोटे बड़े का बंधन नहीं है। यह मित्र भाव है। यह मित्र भाव बिना प्रेमी प्रेमिका हुए भी पैदा हो रहा था। स्त्री और पुरुष के बीच, लड़के और लड़कियों के बीच जो परस्पर एक कॉलेज में या एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनमें मित्र भाव पैदा होता है। और हो सकता है कि उस मित्र भाव में और भी कई तरह के प्रेमी प्रेमिका के संबंध जैसे भी भाव भिन्न भिन्न आते रहे हों। तो ये एक दोनों के बीच जो एक स्त्री पुरुष का संबंध होता है, वो संबंध कई तरह के संबंधों का, कई तरह की संबंधों के भिन्न भिन्नाहट का संघात है। अब ये भी एक अंतर जगत है, लेकिन ये अंतर जगत सामाजिक परिवर्तन से हो रहा है, क्योंकि एक नौकरी करने वाला तबका पैदा हो रहा था और लड़के और लड़की, पति और पत्नी होकर उनका तबादला होता रहता था। जैसे महेश्वर का तबादला हो गया था किसी पहाड़ी प्रदेश में, वो डॉक्टर थे। तो अब वहाँ ये पहुँचता है लेखक जो मालती के साथ रहा था, तो उसमें ये इस तरह के संबंध भिन्न भिन्नाते रहते हैं उस समय, जब वह जाता है, जब वह पैर रखता है आंगन में, इन सभी चीज़ों में। तो अब वो देख करके वहाँ एक और चीज़ दिखाई पड़ती है। एकदम तीसरे पहर की दोपहरी है, तीसरे पहर का समय है, वो घुसता है, पहाड़ी इलाका है और कोई परिवार निश्चित नहीं है। निश्चित इस माने में कि वो अपने माँ बाप के साथ नहीं है, वो अपने घर परिवार में नहीं है,
ये इन दोनों का बिल्कुल अलग एक रिहाइश है। तो दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा कुछ जान पड़ा, मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उस वातावरण में कुछ ऐसा अकट, अस्पृश्य, किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय घना सा फैल रहा था। अब ये भी अंतर जगत है, जो अनुभव करता है वो ये और ये झूठा नहीं है। धुंधला जरूर हो, लेकिन ये झूठा नहीं है। तो अब अगर एक नौकरी पेशा वर्ग अगर एक कॉलेज की संस्था में पढ़ने वाले लड़के लड़की जैसे ये परिवर्तन नहीं हुए होते तो ये अंतरलोक नहीं बना होता, ये संभव नहीं था। इसलिए जो निजी अंतरलोक है और जो ऐतिहासिक यथार्थ की ओर जाना है, ये दोनों इतने आपस में बटे हुए नहीं हैं। अगर विश्लेषण किया जाएगा तो इन लोगों का भी मैंने विश्लेषण किया है, निर्मल जी और अजय जी के बारे में तो बात ही कर रहा हूँ। तो इन लोगों में भी इस बात की पर्याप्त संभावना है, निर्मल में भी और अज्ञेय में भी, कि वे सामाजिक परिवर्तन के ही सूक्ष्म रूपों की से उनकी कहानी अपना यथार्थ ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन बस खाली ये है कि वहाँ ये लोग प्रक्रिया छोड़ देते हैं। निर्मल जी यहाँ उस प्रक्रिया, अज्ञेय जी यहाँ उस प्रक्रिया के भीतर हैं। निर्मल वो प्रक्रिया छोड़ देते और प्रक्रिया छोड़ देने के बाद उसमें कुछ रहस्यमय पैदा हो जाता है, जिसे निर्मल जी ने खुद ही कहा है कि अंतरात्मा का एक साइलेंस जोन, आत्मा का एक साइलेंस जोन। तो आत्मा के उस साइलेंस जोन में पहुंच जाते हैं। ये दोनों लोग इतिहास का विरोध करते हैं, जबकि उनके लेखन में इतना इतिहास का विरोध है नहीं। तो ये जो कहा गया था उस समय कि शिखर से शिखर की यात्रा, वह एक आलोचनात्मक प्रतिभा का निषेध है। आलोचक कभी ऐसी भाषा का उपयोग नहीं कर सकता। अब आपका बंटी और महाभोज से आगे मैं थोड़ा उद्धृत करूँगा, लेकिन मन्नू जी महाभोज की बहुत छोटी भूमिका में जो लिखती हैं, मैं आप उसे आपके सामने उसे रखना चाहता हूँ। अपने व्यक्तिगत दुख, दर्द, अंतर्द्वंद या आंतरिक नाटक को देखना बहुत महत्वपूर्ण, सुखद और आश्वस्तिदायक तो मुझे भी लगता है, मगर जब घर में आग लगी हो तो सिर्फ अपने अंतर जगत में बने रहना या उसी का प्रकाशन करना क्या अप्रासंगिक होना नहीं है और हास्यास्पद भी हो सकता है। वह तो एक सीमा तक अश्लील भी हो सकता है। संभवतः इस उपन्यास की रचना के पीछे यही प्रश्न रहा हो। इसे मैं अपने व्यक्तित्व और नियति को निर्धारित करने वाले परिवेश के प्रति ऋण बोध के रूप में स्वीकार करती हूँ। बस इतनी सी भूमिका है। अब बिल्कुल ठीक इसी तरह से
प्रेमचंद ने लिखा है। और उनका उपन्यास है रंगभूमि। उसमें मैं उसे भी आपके सामने रख देना चाहता हूँ। प्रभु सेवक बड़े भारी कवि थे, बड़े विद्रोही कवि भी थे, और लेकिन वो बड़ी श्रृंगारपूर्ण सुंदर कविता भी लिखते थे, रोमांटिक। और उनकी बहन थी सोफिया, और विनय, ये दोनों साथ ही साथ साथ थे। सब स्वाधीनता संग्राम के बीच ही थे। तो इन दोनों कई बार इनकी कविता को पसंद नहीं करते थे प्रभु सेवक की। तो दोनों के बीच ये हुआ कि तीनों के बीच कि सोफिया निर्णायक होगी और वो बताए कि प्रभु सेवक की कविता कैसी है। तो सोफिया जो है कहती है, लेकिन अगर किसी के घर में आग लगी हुई हो तो उसके निवासियों को गाते बजाते देखकर तुम उन्हें क्या कहोगे? बहन अपनी भाई से पूछ रही है। तो इसके मतलब कि परिवेश में, जिसका मनु जी ने जिक्र किया, परिवेश एक अंतर जगत बनाता है, बहुत लाइवली, बहुत सजीव अंतर जगत बनाता है। परिवेश कोई बाहरी चीज नहीं है। मैंने बाहरी चीज हो भी तो वह अंतर जगत का निर्माण करता है। ये आधुनिक युग में पहली बार स्वीकार किया गया था। तो सोफिया ने ये भी कहा कि तुम्हारी कविता बड़ी उच्च कोटि की है, लेकिन अपनी शक्ति को स्वदेश बंधुओं की सेवा में लगाओ। उनको जरूरत है तुम्हारी प्रतिभा की। तुम्हें इस समय स्वाधीनता आंदोलन के समय इस श्रृंगार की जरूरत नहीं है, कविता चाहे जितनी अच्छी हो। तो वो सार्वभौम सत्य पर कविता लिखते थे। अब आपको ये, मुझे अगर याद आ जाए कुछ, काजी नजरुल इस्लाम में भी लिखा है कि जो महान कवि हैं वही शाश्वत पर कविताएं लिखें। मैं तो मरण धर्मा कवि हूँ और मैं अपने समाज की ही कथा लिखूंगा। तो प्रेमचंद इस तरह से अपने को अलग करते हैं। मुझे बराबर लगा है कि प्रेमचंद ने ये जो प्रसंग दिया है, ये प्रसंग रविन्द्रनाथ ठाकुर के लिए है। और रविन्द्रनाथ ठाकुर के पत्र प्रकाशित हो चुके हैं, सब जानते हैं कि उन्होंने एक स्तर पर भारतीय स्वाधीनता संग्राम को एक स्तर पर मानव विरोधी भी माना था, या विश्वात्मा विरोधी स्वीकार किया था। तो ये प्रसंग, ऐतिहासिक सामाजिक प्रसंग बहुत जटिल हुआ करते हैं। ये जो राष्ट्रवाद है, उस समय राष्ट्र के लिए भारत लड़ रहा था, राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए लड़ रहा था। और विश्व बंधुत्व बुरा नहीं है, कहा भी है कि विश्व बंधुत्व तो हमको भी प्रिय है, लेकिन पहले हमको भी उतनी ही स्वाधीनता दे दो जैसे तुम, बराबरी दे दो, फिर विश्व बंधुत्व की बात करो। तो इसलिए छल की गंध, इस छल का विरोध है प्रेमचंद ने विश्व बंधुत्व का विरोध नहीं किया, विश्वात्मा का विरोध नहीं किया, मानववाद का विरोध नहीं किया, बल्कि इस संघ का विरोध किया कि तुम हमें बराबरी दे दो तो मानवतावाद की बात करो। मानवतावाद सबकी बराबरी की भी चर्चा करता है। इस तरह ये दोनों चीजें जो हैं, कोई बहुत बटा खाना नहीं है। इन दोनों में अगर समझदारी आ जाए, समझ आ जाए, तो
बहुत परेशानी की बात नहीं है। मैं थोड़ा सा वो हो रहा हूँ, क्या कहते हैं, अ, विस्तार कर रहा हूँ, आप माफ़ कीजिएगा। लेकिन मैंने ये अनुभव किया था कि एक समय जब आगे आगे नागार्जुन, शमशेर और केदारनाथ अग्रवाल की जन्म शताब्दी थी, तो इलाहाबाद में बोलते हुए मैंने ये महसूस किया था कि ये सब किसी एक जगह पर मिलते भी हैं। ये आधुनिक तो है ना, ये आधुनिक युग में केवल लिख नहीं रहे हैं, ये सब आधुनिक हैं, अलग अलग हैं, लेकिन इनका एक सम्मिलित बिंदु भी है विरोध करने का, जिसमें मैंने ये कहा था कि पुराणवाद के ये सभी विरोधी हैं, मध्ययुगीनतावाद के ये सभी विरोधी हैं, और गुलाम अनुष्ठानवाद के भी ये विरोधी हैं, और ये सभी सेकुलर के पक्ष में भी हैं। इसलिए इन्हें इनको केवल एक दूसरे के पक्ष विपक्ष के रूप में देखना सही हो सकता है, लेकिन अपर्याप्त। मुझे लगता है कि इनके मिलने के बिंदु हैं, इनके परस्पर एक साथ होने के बिंदु भी हैं। तो इस तरह से अंतर्लोकवादियों को अलग और ऐतिहासिक यथार्थवादियों को बिल्कुल अलग मान लेना मेरी समझ से बहुत उचित नहीं है, लेकिन ऐसा माना गया। देखिए, ये मैं इस बात पर मेरा इस समय बिंदु ये है कि मैं निजी अंतर्लोक और ऐतिहासिक यथार्थ के बीच अंतःगतशीलता कोई अगर है कि नहीं है, तो उसे मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे मैं जानने पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए थोड़ा मैं विस्तार हो सकता है। जैसे ये आंतरिक नाटक, द्वंद्व, अंतर्द्वंद्व, यातना, ये सब मनुजी में है, लेकिन प्रेमचंद की तरह जब वो बोलती हैं तो सहसा लगता, और अपने ही लेखन को अश्लील भी कह देती हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत साहस की और कुछ अंतर्दृष्टि की बात है, जिसका विश्लेषण होना चाहिए। तो इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि मन्नू जी के समकालीन निर्मल जी भी, निर्मल जी की पंक्तियों को यहाँ मैं उद्धृत करना चाहता था, लेकिन इसके पहले मैं अज्ञेय जी को उद्धृत करूँगा, जो ये बाइफर्केशन, जो ये अलगाव करते हैं। उन्होंने लिखा है एक निबंध, भारतीय साहित्य परंपरा, संघर्ष का रचनात्मक उपयोग। उसमें उन्होंने लिखा है कि दो महायुद्धों के बीच, जिसमें पूरा आपका छायावादी साहित्य आ जाता है, प्रेमचंद आ जाते हैं, जैनेन्द्र आ जाते हैं, लेकिन जैनेन्द्र को तो खैर उन्होंने बचा लिया। उन्होंने कहा कि ये जो दो महायुद्धों के बीच के लेखक हैं, वह बहुत जल्दी साधारण समाजवादी अथवा प्रारंभिक मार्क्सीय चिंतन उनके लेखन पर हावी हो जाता है, और उनके संघर्ष की लीकें बढ़ जाती हैं। केवल थोड़े से मुख्य धारा से अलग के लेखक हैं जिन्होंने संघर्ष का रचनात्मक उपयोग किया, जो भारतीय समाज और परंपरा का संचित
अनुभव है। उस अनुभव परंपरा का उपयोग 3 लोगों ने किया है, और उन 3 लोगों में से एक हैं गे ने, एक है टैगोर, दूसरे जैनेन और तीसरे अज्ञेय। इन 3 लोगों ने भारतीय ज्ञान और साहित्य परंपरा के संचित अनुभवों का रचनात्मक उपयोग किया है, शेष ने नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि भारत के संचित अनुभव ने जो परंपरा या पाठ्य जुटाया था, प्रेमचंद ने उसका विरोध किया है। प्रेमचंद भारतीय परंपरा के लेखक नहीं हैं, और इसलिए संघर्ष का जो रचनात्मक उपयोग उन्होंने किया वह राजनीतिक सामाजिक संघर्ष है, और अगर राजनीतिक सामाजिक संघर्ष है तो वो भारतीय परंपरा के संचित अनुभव के अनुकूल नहीं है। हालांकि आगे चल करके प्रेमचंद का बहुत उनके महत्व को भी रेखांकित किया। तो भारतीय परंपरा का संचित अनुभव संपूर्ण की एक कुंजी खोजता था, और उसका उत्तराधिकार व्यक्तिवादी नव रहस्यवादी विचारधाराएं ग्रहण करती है। बाकी यही नहीं कि छोड़ दिया हो, बाकी जितने लेखक हैं उससे अलग उनके विचार उथले गंभीर अनुभव की मानवीय परंपरा से कटे हुए, वे गंभीर साहित्य के उचित प्रसंग नहीं बन सकते। तो आप देखिए, जब प्रेमचंद ही गंभीर साहित्य के उचित प्रसंग नहीं बन सकते तो महाभोज की लेखिका क्या बनेगी। तो ये इसलिए मैंने इसको रखना जरूरी समझा। छल छल या कपट युक्तियां भी साहित्य में। निर्मल जी साफ साफ कहते हैं कि कला की कोई सामाजिक प्रासंगिकता नहीं होती, क्योंकि कला का सच अपने आप में होता है, स्वायत्त और आत्मतुष्ट है, और जिसकी अहमियत उसके निज के अस्तित्व की शर्तों पर ही आंकी जा सकती है, और कुछ नहीं। यानी निज की शर्तों के अतिरिक्त किसी शर्त पर कला की प्रासंगिकता नहीं आंकी जा सकती। यहाँ मैं एक उल्लेख कर देना चाहता हूँ, नागार्जुन। उन्होंने कहा है, बताऊं कैसे लगते हैं गरीब देश के धनिक, जैसे कोढ़ी कुढ़ब तन पर मणिमय आभूषण। अब आप लोग खुद सोचिए कि किस तरह के साहित्य में धनी लोग हैं और किस तरह के गरीब लोग हैं, इसका अनुभव आप खुद करें। तो प्रेमचंद की तरह बोलना उस समय जब मनु जी ने ये उपन्यास लिखा था, ये बड़े साहस की बात थी। और मैं फिर ये ढूंढने की बात सोचने लगा, ढूंढने की कोशिश करने लगा कि आखिर क्या ऐसा है जो मनु जी को अपने लेखन के विरोध में टिप्पणी करने को कहता है। महाभोज में उन्होंने यह वक्तव्य दिया है, एक मैंने अपने लेखन में इस बात को कहा है कि व्यक्तित्व और नियति को निर्धारित करने वाला तत्व परिवेश है।
यही परिवेश अंतर्लोक बनाता है। मैंने आपको शुरू में ये उसकी कुछ बातें कही थी, और वो खुद कहती हैं कि आ, परिवेश जो है वो कोई प्राकृतिक वातावरण तो है नहीं, वह समाज, राजनीति, परंपरा से घिरे उलझे क्रियाशील व्यक्ति के तनाव, भावनाओं, समस्याओं के माध्यम से सजीव और प्रभावी होकर अपनी भूमिका निभाता है। यानी जो परिवेश है उसका कितना बड़ा महत्व है कि वह घनीभूत होकर अंतर जगत का निर्माण करता है, वह अंतरलोक का निर्माण करता है। वह अगर वो परिवेश विच्छिन्न हो जाए तो अंतरलोक को लेकर के उसमें आत्मा की के साइलेंस जोन में रह करके हम क्या करेंगे? मैं सोच नहीं सकता कि उसमें होकर आदमी किस तरह का सुख पा सकता है, रहस्यात्मक सुख तो पा सकता है। तो समाज, राजनीति, परंपरा और संस्कृति ये सभी संस्थाबद्ध होते हैं और नए संबंधों में ये प्रतिफलित होते रहते हैं समय के द्वारा, और ये संबंधों को अपर्याप्त बनाते रहते हैं। संस्थाएं संबंधों को अपर्याप्त बनाती रहती हैं और वही संस्थाएं हमारे संबंधों को पर्याप्तता की ओर भी ले जाती हैं। तो ये एक तरह का द्वंद्वात्मक संबंध है। तो महाभोज इसी प्रकार जो निजी अंतरलोक था, उस निजी अंतरलोक के लिए पाने के लिए उन्होंने उस परिवेश को खोजने की कोशिश की जिससे निजी अंतरलोक बनता है। तो नितांत कोई अलग बात नहीं थी, दोनों में परस्पर संबंध। आपके बंटी का जो संबंध है, अरे जो उपन्यास है, उस क्रम में मैं एक मिनट नदी के द्वीप की शकुन को रखना चाहता हूँ। शकुन पत्नी है किंतु उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व भी है। उसके व्यक्तित्व की स्वतंत्रता का प्रसंग स्पष्ट है। वह अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के कारण चाहे जितना तनाव में रहे, लेकिन अंततः पत्नी ही रहती है। रेखा प्रेमिका थी, बाद में वह पत्नी बनी, लेकिन पत्नी होना उसके जिंदगी की सारवान अनुभूति नहीं है। वह भुवन के प्रेम को और उस प्रेम में मिले एक अद्वितीय क्षण को व्यक्तित्व की सार्थकता और सार्थकत्व मानती है। इस माने में वह रेखा अधिक गैर परंपरागत और अधिक आधुनिक व्यक्ति चरित्र है। उसकी तुलना में शकुन परंपरागत है, किंतु गैर परंपरागत और अधिक आधुनिक होते हुए भी रेखा में विद्रोही और क्रांतिकारी अंतर्वस्तु नहीं या कम है, और परंपरागत होते हुए भी शकुन में विद्रोही और क्रांतिकारी तत्व ज़्यादा है। कैसे? शकुन का स्वतंत्र व्यक्तित्व पति और पुत्र के संबंधों के बीच निरंतर तनावपूर्ण और टकराता रहता है। उसकी यातना अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के साथ पति और पुत्र के संबंधों के तनावपूर्ण और विषम हो उठने की यातना है। मैं एक उदाहरण दूँ आपको। उपन्यास में आता है कि बंटी जो है वो बिस्तर गीला करती है, तो माँ जो है वो बिस्तर बदल देती थी और छिपा लेती थी। अब ये सोचती है
कि अलग हो गई है, तो अब उसके साथ कैसा होता। तो ये ये परंपरागत, लेकिन इसी में यह निहित है कि आपको नए सामाजिक, नए प्रकार के सामाजिक संबंध बनाने होंगे जो बराबरी पर आधारित हों और जो एक दूसरे के सम्मान पर आधारित हो। अगर ऐसा संबंध आप बना सकते हैं तो आप प्रेमी, पत्नी, पति कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह के संबंध बना नहीं सकते तो अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता लेकर के आप क्या करें। वो जैसे मैंने अभी कहा कि सामाजिक ढांचे में परिवर्तन की मांग करता है आपका बंटी की का अंतरलोक। और जो सामाजिक ढांचे की संभावना जिस रेखा में थी कि उसका गर्भ ठहर जाता है, तो वह अपनी स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए वो गर्भ ही नष्ट करवा देती है। इस तरह से जहाँ से संबंध संस्थागत शुरू होता है बनने के लिए, उस जड़ को ही काट देती है और वो अपने उस एक क्षण के सुख और अपने और अपने प्रेमी के मात्र प्रेम संबंध में बने रहने के अलावा वो और किसी को कुछ नहीं समझती। तो इस तरह से ये जो स्वयं पूर्णता है, रेखा स्वयं पूर्ण है, उसका अनुभव, उसको किसी की जरूरत नहीं है। और जो शकुन है उसको जरूरत है। जब तक संस्था संबंध नहीं होंगे तब तक वो उसके लिए परेशानी होगी। मतलब वो उस ओर जाती ही नहीं, वो निहायत स्वायत्त स्वातंत्र की तरफ जाती ही नहीं। इसलिए इतिहास जब कोई उथल पुथल होती है समाज में, तो समाज के जो वर्ग होते हैं, समाज की जो विभिन्न स्थितियां होती हैं, अच्छी बुरी, मानवीय अमानवीय, उनके बीच शामिल होना पड़ता है। और शामिल होने से फिर नई संस्थाएं बनती हैं, नई मनुष्यता का उभार होता है। इस तरह, इसीलिए मैंने कहा है कि क्रांतिकारी गए परंपरागत होते हुए भी जो आपका बंटी का की थीम है, वह है, उसमें क्रांतिकारी तत्व तो है। अच्छा, आया ही जैसे जैसे निर्मल जी मानते हैं, कुछ दूर तक का गे जी भी मानते हैं कि वो आत्मा के साइलेंस जोन में जाते हैं, स्वयं पूर्ण है, स्वाधीन है, स्वाधीन तन। तो उसी तरह का बहुत कुछ जैनेन्द्र जी भी मानते हैं। जैनेन्द्र जी ये मानते हैं कि उनकी जो सारे जीवन की सारी समस्याओं और दुखों की जड़ संस्थाएं हैं, समाज। और वो कहते भी हैं कि मैं नहीं जानता कि समाज क्या होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के भाषण में उन्होंने एक भाषण दिया था, कहा भी था कि मैं नहीं जानता कि समाज क्या होता है, मैं व्यक्तियों को जानता हूँ, समाज को नहीं जानता। तो इस तरह से जो संस्थाओं के प्रति ही सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संस्थाओं के का ही निषेध करता है, वो क्रांतिकारी हो ही नहीं सकता। उसको क्रांति की जरूरत, सही बात तो यह है कि उसको क्रांति की जरूरत ही नहीं। अच्छा, इस बात जो जो शेयर करने की बात होती है, कुछ बहुत निजता, उसका एक उदाहरण देख लीजिए। 10 वर्ष का यह विवाहित जीवन एक अंधेरी सुरंग में चलते जाने की अनुभूति से भिन्न न था। आज जैसे एक उसके अंतिम छोर पर आ गई है, और इस तरह की वैसा ही अंधकार, वैसा ही अकेलापन। फिर साथ ही एक अजीब सी चाह उठी, काश उसके पास भी ऐसा कुछ होता
जो निहायत निजी होता है, जिसे वह किसी के साथ शेयर करना पसंद न करती, जिसे अपने भीतर ही समेटे रहती। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई चाह नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अकेलापन, अंधकारपूर्ण साक्षात्कार जो करती है वो कितना बांझ है। संस्थाओं की अनुपस्थिति में यह बांझ हो जाता है। ये अनुभूति नहीं थी उनकी कि जो जो मैंने अब तक लिखा है वो आया तो संस्थाओं के कारण ही है, लेकिन वो सब बांझ है, उससे लड़ना होगा। मुझे यहाँ मार्क्स याद आता है, उसने ये कहा है कि आत्मपरायापन और अकेलापन ये सच है, इसको इनकार करने की जरूरत नहीं है, ये पूंजीवादी समाज का सच है। लेकिन वो कहता है कि ये नपुंसक बनाता है, ये बांझ बनाता है जीवन को, सृजनात्मक नहीं रहने देता, इसलिए उससे लड़ना जरूरी है। और ये मानते हैं कि जैसे इतिहास को ही कह दिया कि नरक है। बहुत से लोगों ने स्ट्रगल अगेंस्ट हिस्ट्री जैसी किताबें रोनाल्ड सेगल वगैरह बहुत लिखी, लेकिन ये इतिहास का निषेध करना, आजकल भी इतिहास का निषेध करना है। वैसे मैं अपनी बात कहूँ, मुझे लगता है ये कि मुझे तब चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। नेहरू ने भी कहा था कि मुझे इसीलिए पसंद है मार्क्सवाद, इसीलिए पसंद है इतिहास, क्योंकि उसके द्वारा मुझे चीज़ें समझ में आती हैं। अब उस इतिहास का देखिए परिणाम कि उसको न मानने की वजह से आजकल क्या बनता है। आजकल राजनीति में भी नैरेटिव बनते हैं, नैरेटिव का बड़ा दबदबा आज के ज़माने में। मैं मानता हूँ कि वास्तविकता का नैरेटिव नहीं बनता, वास्तविकता का प्लॉट बनता है, वास्तविकता की कथा बनती है, वास्तविकता का संघर्ष बनता है, लेकिन वास्तविकता का नैरेटिव नहीं बनता है। नैरेटिव तो बनता है जैसे विज्ञापन नैरेटिव बनाते हैं, कोई झूठ को सच बनाने के लिए नैरेटिव बनाया जाया करते हैं। तो ये जो सार्वभौम और मानवीय नियति, देखिए कितना अच्छा हो सकता है। मैं थोड़ा सा खतरा उठाकर आपके सामने एक बात उठाना चाहता हूँ कि हमारा आज का जो जो पूरे देश का मुख्य वक्तव्य है वह है कि हम सबका साथ लेना चाहते हैं, सबका सहयोग लेना चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि सामाजिक विभिन्नताओं, धार्मिक विभिन्नताओं के बीच जो सहयोग होना चाहिए उसमें कितना सहयोग लिया जा रहा है। और अगर नहीं लिया जा रहा है तो जो वास्तविकता का क्षेत्र है उसके साथ कपट किया जा रहा है, और तब नैरेटिव बने। तो इस तरह से उन्होंने, मैं निर्मल जी को फिर उद्धृत कर देता हूँ कि आदमी को मुक्त करने वाली जो प्रक्रिया है वो तो आपको दोनों में मिलेगी, मुक्त करने की प्रक्रिया। लेकिन एक जो है ऐतिहासिक यथार्थवाद वाली, उसमें वो समझ में आती है, और जो दूसरी है जिसमें वो आत्मा के साइलेंस जोन में हम जाते हैं, वहाँ पर मुश्किल हो जाता है। वहाँ हम उसे किस रूप में समझें। इस तरह से जो जो उपन्यास है महाभोज, उसमें दास साहब
और जो उसके दूसरे पात्र हैं उन उनको किस तरह से दबाया जा रहा है, किस तरह से योग्य व्यक्ति को अयोग्य साबित किया जा रहा है, ये सारे छल प्रपंच दास साहब के भीतर विद्यमान है। वो गीता का कथन करते हैं और वो योग्य को अयोग्य और अयोग्य को योग्य के कुर्सी पर बिठाते चलते हैं। तो इस तरह से ये जो देख रही हैं निर्मल मनु जी, उस देखने में उनको उनको एक अंतर्दृष्टि मिलती है कि नहीं, इसकी कथा जरूर कहनी चाहिए कि ये किस तरह से हमारे समाज को छला जा रहा है। तो जो और किस तरह से छला जा रहा है ये जानना फिर अंतर्लोक की यात्रा है। तो मेरे मित्रों, हो सकता है कि मैंने आपका समय थोड़ा ज़्यादा ले लिया हो और अभी महाभोज पर बहुत बात नहीं न हो पाई हो, लेकिन एक बिंदु तो उसकी सराहना का, दोनों के बीच का आपका बंटी और महाभोज की एक साथ कैसे ही जुड़े हुए हैं। ये शिखर से शिखरों की कुदान नहीं है, बल्कि दोनों के बीच एक तारतम्य है। आखिर क्या ऐसा हुआ कि यही काम संभव था अज्ञेय जी के लिए, नहीं किया। यही काम संभव था निर्मल जी के लिए, नहीं किया। बहुत से लोगों के लिए संभव था, नहीं किया। क्यों मनु जी के लिए संभव हुआ? क्योंकि उन्होंने देख लिया इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण ढंग से प्रस्तावित किया कि जो परिवेश है वह किस तरह से मनुष्य की अंतरात्मा का निर्माण करता है, जो अंतरात्मा परिवर्तनशील। और ये बहुत बड़ी पहचान थी, बहुत बड़ी अंतर्दृष्टि थी जिसको उन्होंने पहचाना और जिसकी वजह से महाभोज का निर्माण हुआ। धन्यवाद।